नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। तो भाई साथियों, कैसी चल रही है भाई आपकी सीईटी की तैयारी? उम्मीद है कि बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हमारी 2100 प्लस क्वेश्चन के महामंत्र की क्लास नंबर 21 होगी, जिसके अंदर हम वही 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन हरियाणा जी के, 5 नेशनल जी के, 5 आपके विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, 5 हिंदी और 5 इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। यानी कि 30 मिनट के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। इसलिए लगातार क्लासेस से जुड़े रहें, क्लासेस को कंप्लीट देखें, ताकि हर रोज हर सब्जेक्ट आप पढ़ते रहें। आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हरियाणा जीके की तरफ चलते हैं भाई। तो भाई जो भी दोस्त नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो के बीच में आपको सब्सक्राइब करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसके साथ में एक बेल आइकन का बटन है, वो भी प्रेस कर लीजिए, ताकि भविष्य में जितनी भी क्लासेज हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। आइए सबसे पहले हम हरियाणा जीके की तरफ बढ़ते हैं, और उससे पहले जो भी आपकी क्लासेज हो चुकी हैं, 20 क्लास हो चुकी हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। क्लासेज के नोट्स चाहिए तो भाई आपको नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें भाई। हरियाणा जीके की तरफ चलते हैं, और हरियाणा जीके में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में ऊनी उद्योग का प्रमुख शहर कहलाता है, यानी कि बुनकर नगरी या फिर ऊनी उद्योग के नाम से जो प्रमुख शहर है वह कौन सा है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बुनकर नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है भाई? पानीपत भाई। कौन सा है भाई? पानीपत। तो इस क्वेश्चन का आपका पानीपत राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भाई बुनकर नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो पानीपत को जाना जाता है। इसके साथ में ऊनी उद्योग का प्रमुख शहर भी पूछा जाए तो भी कौन सा हो जाएगा भाई? पानीपत हो जाएगा। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, बल्यूजे और काला अंब पर्यटक स्थल कौन से जिले में स्थित है? यानी कि बल्यूजे और काला अंब यानी कि हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है भाई? पानीपत में। कौन भाई? एक तो बल्यूजे, एक ये भाई आपका पर्यटक स्थल है, और इसके साथ में कौन सा है भाई? दूसरा कौन सा है भाई? काला अंब। बल्यूजे और काला अंब दोनों जो पर्यटक स्थल हैं वो कहां पर स्थित हैं भाई? पानीपत के अंदर स्थित हैं। ठीक है भाई। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाहर सिंह स्टेडियम का पुराना नाम क्या है? नाहर सिंह स्टेडियम जो कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पड़ता है, उसका पूछा गया है आपके पास पुराना नाम। तो क्या बताना है भाई? नाहर सिंह स्टेडियम का पुराना नाम क्या है? क्या है भाई पुराना नाम? मयूर स्टेडियम। कौन सा हो जाएगा भाई? मयूर स्टेडियम। तो भाई नाहर सिंह का पुराना नाम क्या है भाई? मयूर स्टेडियम भाई। ठीक है। इसके साथ में पूछा जाए राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? पानीपत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना कहां पर की गई थी? 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना कहां पर की गई है। जल्दी से बताइए भाई, 5 सेकंड का टाइम है। तो कहां पर हो जाएगा भाई? ये भी आ जाएगा पानीपत के अंदर। ये भी क्या हो जाएगा भाई? पानीपत के अंदर क्या है भाई? लिंग अनुपात डैशबोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके बाद है भाई एक नेस्ले का दही आता है, नेस्ले के प्रोडक्ट आते हैं, दूध भी आता है। जो नेस्ले कंपनी है उसका जो उद्योग है, उसका जो कारखाना है वो कहां पर है भाई? तो भाई वो पानीपत में है। और पानीपत में कहां पर है भाई? समालखा में है। तो इसके बाद में नेस्ले जो कंपनी है जो कि दूध के प्रोडक्ट बनाती है, नेस्ले जो कंपनी है उसका जो कारखाना कहां पर है भाई? समालखा में है। कहां पर है भाई? समालखा, पानीपत में उसका कारखाना है भाई। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है भाई हमारा जीके का, वो जल्दी से भाई आप बताएंगे। क्वेश्चन है हमारा,
ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1843 में कैथल से विरोध करने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1843 में विरोध करने वाले व्यक्ति कौन से थे? तो इसमें जो पहला नाम आ जाएगा आपका गुलाब सिंह, दूसरा हो जाएगा साहिब कौर और तीसरा हो जाएगा सूरज कौर। क्या याद रखेंगे भाई? पानीपत से जो विरोध करने वाले थे ना, कैथल से जो विरोध करने वाले थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1843 में, तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है गुलाब सिंह का, दूसरा साहिब कौर का और तीसरा सूरज कौर का नाम आता है। तो ये आपके हो गए भाई हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन। जल्दी से एक आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद हम नेशनल जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो क्लासेज हैं वो पॉइंट टू पॉइंट बनाई गई हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, बहुत कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें भाई। इसके साथ में अगर आप ये साथ में नोट कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को स्लो कीजिए। अगर आप नोट नहीं कर सकते तो नीचे आपको एक नंबर दिया होगा 9990256757, जिसमें आपको 2100 क्वेश्चन मिलेंगे। और क्या है कि आज से पहले 20 क्लास हैं उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे और आगे जो क्लासेज होंगे उनके नोट्स भी लगातार मिलते रहेंगे। केवल 79 रुपीज में आपको 10 से 12 पीडीएफ मिलेंगी। एक पीडीएफ का जो रेट है वो 5 से 6 रुपए है। टोटल जो आपको पे करने हैं 79 रुपीज। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लें भाई इसका। इसके बाद अगला हम करते हैं भाई कि नेशनल जीके के वीडियो को जितना छोटा हो सकता है उतना बनाने की हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तब आपको ज्यादा ज्यादा लंबे समय तक आप ये चीजें याद नहीं रख सकते भाई। ठीक है, तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते, 20 से 25 मिनट की वीडियो रहेगी भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है नेशनल जीके का, पहला क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो भाई कौन सा आ जाएगा भाई? प्रशांत महासागर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। देखिए क्लासेज का जो पर्पज है वो हर दिन हर सब्जेक्ट का है, बहुत कम समय में आपको भाई ये चीजें पढ़ने को मिले भाई। ठीक है भाई, इसलिए लगातार हम 5 सब्जेक्ट आपको 30 मिनट में कवर कराते रहते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा चैनल से जुड़े भाई, हर रोज नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। ठीक है, इसके बाद भाई मैरियाना ट्रेंच आपको जानते होंगे, जो विश्व में जो सबसे गहरी खाई है, जो समुद्र के अंदर जो सबसे गहरी जो खाई है वो कौन सी है भाई? मैरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है भाई, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सुनिए, नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर है? कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है नागार्जुन सागर डैम कौन सी नदी के ऊपर है? तो कौन सी नदी पे है भाई? कृष्णा नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है भाई? कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है। और इसका निर्माण कार्य 1955 में स्टार्ट हुआ था और 1967 में ये बनकर तैयार हो गया था। कौन सा डैम भाई? नागार्जुन डैम भाई। ठीक है भाई, सागर बांध। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौर विकिरण को खालिस्तान के द्वारा मापा जाता है। सौर विकिरण को किससे मापा जाता है भाई? तो देखिए सौर विकिरण यानी कि सूर्य की किरणें भाई, उसको मापने का जो यंत्र है हाई टेम्परेचर का एक यंत्र होता है जिसे हम बोलते हैं पायरोमीटर। ज्यादा टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है भाई? पायरोमीटर का भी, ज्यादा टेम्परेचर को मापने के लिए। बैरोमीटर का यूज कहां पे किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है, यानी कि प्रेशर को मापने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो उसकी जो कोई जैसे नवजात शिशु है और उसकी जो माता है उसकी जो मृत्यु दर को कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना चलाई गई है भाई। तो इसका मेन उद्देश्य क्या हो जाएगा कि मातृ व नवजात शिशु की जननी सुरक्षा योजना भाई। कौन सी है भाई? जननी सुरक्षा योजना।
जननी सुरक्षा योजना। देखिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, केवल जो भी चीज है वो पढ़ाई के ऊपर ही लगातार रहेगी। जब आप ये 20 से 25 मिनट की क्लास सुन लेंगे तो 5 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई आप इस क्लासेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, भाई हर रोज कहीं से पढ़ें, लेकिन 20 से 25 मिनट का टाइम निकाल कर क्लासेज को जरूर देखें ताकि सीटी के एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिले। जननी सुरक्षा योजना क्या हो जाएगा? मातृ यानी कि वह नवजात शिशु की मृत्यु दर को कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना को चलाया गया है। इसके बाद में भारत में खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? भारत में खनिजों का जो भंडार है वो किस पठार को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है भाई? छोटा नागपुर पठार। कौन सा आ जाएगा भाई? छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है? खनिजों का भंडार कहा जाता है। इसी के साथ हमारे नेशनल जीके के ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करने का भी प्रयास करें भाई। ठीक है, आइए इसके बाद हम चलते हैं भाई हिंदी के ऊपर। अब 5 क्वेश्चन हिंदी के डिस्कस करेंगे, और हिंदी बहुत अच्छे लेवल की हमने बनाई है भाई। ठीक है भाई, अच्छे क्वेश्चन है हिंदी के। ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को बहुत शॉर्ट रखेंगे। 5 हिंदी के क्वेश्चन भाई। ठीक है भाई, इसके बाद हमारा जो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, अति का विलोम शब्द क्या होगा? अति का मतलब होता है किसी हद से ज्यादा, बेशुमार, बेहद, परम, अधिकता, विपुल। ये क्या है भाई? अति के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन हमें बताना है अति का क्या बताना है भाई? हमें अति का विलोम शब्द बताना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है। अति का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? कम होता है भाई, न्यून बोल सकते हैं, अलप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? अलप। तो अति का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अलप हो जाएगा। अगर पूछा जाए अलप के पर्यायवाची शब्द क्या है, अति के पर्यायवाची शब्द क्या है, तो सुन लीजिए। अलप के जो पर्यायवाची है वो तनिक, जो थोड़ा सा, जरा सा बोलते हैं, किंचित, थोड़ा, कम, न्यून, ये सब क्या है? अलप के पर्यायवाची शब्द हैं। अति के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? देखिए, बेहद, अत्यधिक, बेशुमार, परम, विपुल, ये सब क्या है भाई? अति के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि अति का विलोम शब्द क्या होगा? अलप हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? देखिए भाई, संज्ञा का क्वेश्चन पूछा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इसके साथ में भाई भाववाचक संज्ञा, इन शब्द के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जातिवाचक एक ऐसा शब्द जिससे पूरी कम्युनिटी का बोध हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं भाई? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन अब हम आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला है ताजमहल। कौन सा है भाई? ताजमहल। क्या ये एक जातिवाचक संज्ञा है? दूसरा हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं सब्जी। सब्जी, क्या ये एक जातिवाचक संज्ञा है? इसके बाद में तीसरा हम दे रहे हैं आपको प्यास। क्या ये जातिवाचक है या फिर कोई नहीं? 4 ऑप्शन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में छापेंगे कि इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। हम आपको एक क्वेश्चन कराने के बाद आपको बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तब तक जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये मुहावरे का अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? सभी लोग जानते हैं कि पहले भी पढ़ा होगा कि ऊंची दुकान फीका पकवान यानी कि वास्तविकता से ज्यादा दिखावा करना। वास्तविक यानी कि जो वास्तव में है, अगर आप उससे ज्यादा दिखावा करते हैं तो आपकी ऊंची दुकान और फीका पकवान है भाई। ऊंची दुकान और फीका पकवान यानी कि एडवर्टाइजमेंट में तो दिखा दिया कुछ और वहां पर मिल गया कुछ, तो फिर क्या है कि ऊंची दुकान फीका पकवान हो जाएगा। तो वास्तविकता से अधिक भाई,
वास्तविकता से अधिक दिखाना क्या होता है भाई, ऊंची दुकान फीका पकवान होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे की तरफ बढ़े भाई। अब आ जाओ भाई ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ है। ताजमहल, ताजमहल क्या है, किसी एक विशेष जगह का नाम है कि किसी ताजमहल किसी एक विशेष जगह का नाम है, तो क्या हो जाएगा भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा हो जाएगा भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद प्यास है, प्यास क्या है, कोई भाव है, एक प्रकार का भाव है, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। लेकिन सब्जी क्या है, अगर जब हमने सब्जी बोल दिया तो हमारे पास जितनी भी सब्जियां हैं उन सभी का बोध हो जाता है, इसलिए यहां पे जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा, सब्जी हो जाएगा। तो सब्जी आपका यहां पर राइट आंसर होगा भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तरुण का विलोम शब्द क्या होगा। ये वो सभी क्वेश्चन है जो कि कई बार आपके पेपर में पूछे भी गए हैं। तरुण का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा। तरुण बोलते हैं भाई छोटी एज वाले को, जिसकी उम्र कम हो वो तरुण हो जाता है। और तरुण का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वृद्ध। वृद्ध मतलब बूढ़ा व्यक्ति, उसका जो विलोम शब्द के तरुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई, विलोम शब्द, पर्यायवाची नहीं भी, वृद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, वृद्ध हो जाएगा। इसके बाद दानव का अगर विलोम शब्द पूछा जाए, दानव यानी कि भाई दानव का क्या हो जाएगा, देव हो जाएगा या फिर मानव हो जाएगा, दोनों इसके क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। सज्जन का विलोम शब्द कभी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, दुर्जन हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो विलोम शब्द से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उम्मीद है कि नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि मतलब क्या होगा इस लोकोक्ति का। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाथ कंगन को आरसी का मतलब क्या होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, यानी कि सत्य को, किसी चीज को साबित करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए क्या है, हाथ कंगन को आरसी का मतलब क्या हो जाएगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे हिंदी के 5 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट इसका भी हो जाए, उसके बाद चलते हैं भाई साइंस के क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन साइंस के लेके आए हैं जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब जो साइंस के क्वेश्चन है उनका लेवल थोड़ा सा ठीक है भाई, अब जो क्लासेस जाएंगी उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा हमने ठीक बनाया है भाई। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट हो गया भाई। चलो भाई, अब बात करते हैं भाई साइंस की, विज्ञान की, जहां से क्वेश्चन गलत ज्यादा होते हैं भाई। तो 5 क्वेश्चन विज्ञान के हो जाएंगे। अब तो विज्ञान का हमारा पहला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम को लेकर भाई। एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है बॉक्साइट का, अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट का फार्मूला क्या है भाई, पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि एल्यूमिनियम अयस्क बॉक्साइट का सूत्र क्या होगा, यानी कि बॉक्साइट का सूत्र क्या होगा। तो क्या हो जाएगा भाई, एल्यूमिनियम का जो एक अयस्क है, एल्यूमिनियम का क्या है, एक अयस्क है, कौन सा है जाएगा भाई, बॉक्साइट। कौन सा आ जाएगा भाई, बॉक्साइट। और जब इसका फार्मूला पूछा जाए बॉक्साइट का तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं भाई। Al2O3.2H2O, ये क्या होता है भाई, ये बॉक्साइट का क्या होता है भाई, सूत्र होता है। कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आपका एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। तो एल्यूमिनियम के जो अयस्क हैं उनके बारे में बता देते हैं भाई। 4 आपके यहाँ पे मेन अयस्क हैं, कौन कौन से हैं भाई, बॉक्साइट हो जाएगा। इसके साथ में दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई, क्रायोलाइट, यानी कि अगर क्रायोलाइट भी क्या है भाई, आपका एल्यूमिनियम का क्या है भाई, अयस्क है। इसका बाद है कोरंडम, ये भी क्या है भाई, आपका इसका अयस्क है। और फोर्थ हो जाएगा फेल्डस्पार आएगा भाई, फेल्डस्पार। तो ये 4 क्या हो जाएंगे आपके एल्यूमिनियम के अयस्क हो जाएंगे। क्लियर भाई, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। एल्यूमिनियम का एक अयस्क है बॉक्साइट, बॉक्साइट का
सूत्र क्या है, Al2O3.2H2O। जब पूछा जाए इसके आयस कौन से हैं, एक हो जाएगा आपका बॉक्साइट, एक हो जाएगा क्रायोलाइट, एक फेल्डस्पार और एक हो जाएगा कोरंडम। ठीक है भाई, तो 4 आपके यहां पर इसके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मानव की जो आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड सेल का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है या कितने दिन का होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में छापेंगे, तब तक हम इसको रब करते हैं भाई। ठीक है, हो गया भाई। आरबीसी रेड ब्लड सेल का कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो कहीं ना कहीं भाई ये 3 महीने का होता है, यानी कि 120 दिन का। 3 महीने नहीं भाई, 4 महीने, यानी कि आरबीसी का जो कार्यकाल है वो कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। अगली बार एक पेपर में एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल है वो कहां पर बनती हैं, कहां पर बनती हैं भाई, बोन मैरो में बनती हैं। कहां पर बनती हैं भाई, आरबीसी कहां पर बनती, कहां पर है, बोन मैरो के अंदर भाई ये क्या होती हैं, बनती हैं, यानी कि भाई ये क्या होती हैं, इनका बनती हैं भाई। ठीक है, आरबीसी। और पूछा जाए ये खत्म कहां पे होती हैं, डिस्ट्रॉय कहां पर होती हैं, तो ये लीवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर, लीवर और स्प्लीन के अंदर जाकर ये क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। रेड ब्लड सेल बोन मैरो में बनती हैं और लीवर और स्प्लीन में जाकर खत्म हो जाती हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन हमारा है मायोपिया, यानी कि आंख से संबंधित क्वेश्चन है। बिल्कुल आज ध्यान से समझ लेना, मायोपिया का मतलब क्या है, मायोपिया का मतलब क्या है। इसके बाद में हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या है, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या है, दोनों में अंतर समझ लेना भाई। मायोपिया में क्या होता है कि हम पास की चीजें देख सकते हैं, मायोपिया में क्या होता है कि हम पास की चीजें देख सकते हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं देख सकते, दूर की चीजें नहीं देख सकते। ये क्या होता है, एक मायोपिया होता है। क्या होता है, ये एक मायोपिया। तो मायोपिया में क्या हो जाएगा, पास की वस्तुएं देख सकते हैं, दूर की वस्तुएं नहीं देख सकते। और मायोपिया को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो एक ऐसा लेंस चाहिए जो कि किरणों को बिखेर दे भाई। तो बिखेरने के लिए कौन सा यूज होता है, कनकेव लेंस यूज होता है। कौन सा लेंस यूज होता है भाई, कनकेव लेंस। तो मायोपिया की जो आपकी बीमारी है, डिजीज है, उसको दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग होता है, तो कनकेव लेंस का प्रयोग होता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि दूर की चीजें देख सकते हैं, पास की चीजों को नहीं देख सकते। तो भाई पास की चीजों को कन्वर्ज नहीं कर पा रहे, तो कन्वर्ज करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। और आप सभी जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है भाई, कन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है भाई, कन्वेक्स लेंस होता है। तो क्लियर है भाई, मायोपिया में हम पास की चीजें देख सकते हैं, दूर की चीजें देखनी है तो कनकेव लेंस लगाओ भाई उसके अंदर है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का तो सब कुछ दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता, तो कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोराइड कुछ है, ये है भाई फ्रेयॉन, फ्रिज के अंदर यूज होता है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं भाई। फ्रेयॉन का आपके पास पूछा गया है, नाम क्या है भाई, फ्रेयॉन का जो फार्मूला है वो क्या है, CCl2F2। क्या हो जाएगा, फ्रेयॉन का जो नाम है उसको हम क्या बोलेंगे, CCl2, इसके साथ में F2। F का मतलब फ्लोरीन है, Cl का मतलब क्लोरीन है और C का मतलब कार्बन है। क्लियर है। तो ये आपके भाई 4 क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट हुए। एक क्वेश्चन और बचता है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि साइंस का भी, इसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन रह जाएंगे
कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। ये हमने हिंदी में नहीं लिखा भाई, हिंदी में हमें भी कुछ समझ में ही नहीं आया, साइंस का ये क्वेश्चन है कि भाई बताओ कि भाई इनमें से वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ द लाइट को कौन सा, भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वेव थ्योरी ऑफ लाइट का एग्जांपल कौन सा नहीं है भाई। तो भाई ऑप्टिक्स जब आपने पढ़ी तो उसके अंदर 4 चीजें थी, एक था पोलराइजेशन, एक था भाई पोलराइजेशन है, दूसरा क्या था भाई डिफ्रैक्शन, एक पोलराइजेशन था, एक डिफ्रैक्शन था, एक तीसरा हमारा था इंटरफेरेंस था, इंटरफेरेंस भाई, इंटरफेरेंस, एक डिफ्रैक्शन है, एक पोलराइजेशन, एक डिफ्रैक्शन है और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है भाई। तो कहीं ना कहीं यही दिक्कत आएगी भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भाई। यानी कि ये बताना है वेव थ्योरी ऑफ लाइट में लाइट का जो नेचर है वो वेव का है भाई, वेव का है, और जब लाइट का नेचर पार्टिकल के तरीके से लाइट बिहेव करती है तो उसे हम पार्टिकल नेचर बोलते हैं। और इन चारों में से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये पार्टिकल नेचर को दिखाता है। किसको दिखाता है भाई? पार्टिकल नेचर को दिखाता है। तो इसलिए फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन इनमें से कौन सा वेव थ्योरी का एग्जाम, वेव थ्योरी ऑफ द लाइट का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थ्योरी जो डिफाइन की जाती है पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस है भाई। तो ये आपके 5 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हुए। इंग्लिश में था, किसी को समझ में आया होगा, किसी को नहीं आया होगा, स्किप भी कर सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट लें भाई, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन क्या, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं भाई। आइए साथियों, इसके बाद हम 5 क्वेश्चन इंग्लिश के डिस्कस करते हैं। 5 क्वेश्चन आपके लिख दिए गए हैं, बल्कि आपको बस समझाना बाकी है। देखिए पहला हमारा सेंटेंस है, द रितिका हैज ए स्ट्रॉन्ग अफेक्शन फॉर, नहीं फॉर नहीं, फिर खालिस्तान है, दैट ऑर्फेन बॉय भाई। ठीक है भाई, यहां पे आपको प्रेपोजिशन जो एप्रोप्रिएट है प्रेपोजिशन डालनी है, तो क्या कौन सी आएगी भाई? देखिए भाई, रितिका हैज ए स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है प्यार दुलार है। ठीक है, तो अफेक्शन के साथ जो हमेशा जो प्रेपोजिशन लगती है, क्या लगती है भाई? अफेक्शन है फॉर भाई। तो फॉर अफेक्शन के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती है? फॉर यूज होती है। तो फॉर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एचएसएससी के एग्जाम में कई बार प्रेपोजिशन से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए प्रेपोजिशन का टॉपिक कंप्लीट पढ़े हैं भाई। ठीक है भाई, और जो भी दोस्त नए आए हैं तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि क्लासेज आपको फिर मिलेंगी नहीं, क्योंकि प्लेलिस्ट में जाकर ही आपको फिर क्लासेज मिल सकती हैं। ठीक है, इसके साथ में मेडिकोर, मेडियोकोर का सिनोनियम जो है, यानी कि इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए भाई, इसका अगर वर्ड मीनिंग बात करें तो ये होता भी साधारण, यानी कि कोई चीज साधारण है, एवरेज है, तो इसका जो सिनोनियम हो जाएगा एवरेज हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा, और एज यूजुअल जो चलता है भाई वो साधारण ही चीज होती है। तो ये क्या हो जाएंगे? मेडिकोर के क्या हो जाएंगे? सिनोनियम वर्ड हो जाएंगे। इसके बाद आता है इंप्यूट भाई। इंप्यूट का एंटोनियम वर्ड क्या होगा? इंप्यूट का मतलब होता है किसी के ऊपर दोष लगाना, किसी के ऊपर कोई चीज थोपना, वो क्या होता है? इंप्यूट होता है। तो इंप्यूट का एंटोनियम यानी कि विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? किसी के ऊपर दोष मत लगाओ भाई, उसको विंडिकेट कर दो, उसको फ्री कर दो, सपोर्ट करो उसको, एक्सकल्पेट हो जाएगा और एक्सक्यूज हो जाएगा। ये चारों क्या हो जाएंगे? इसके आपके एंटोनियम वर्ड हो जाएंगे। इसके बाद आता है बिग फिश भाई, मतलब बड़ी मछली। बिग फिश का मतलब होता है बड़ी मछली। इसके लिए जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो क्या हो जाएगा? बिग फिश का मतलब कई बार नहीं कहते भाई ये बड़ी मछली, यानी कि ये इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, यानी कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए एक वर्ड यूज करते हैं कि बिग फिश भाई। क्या यूज करते हैं? बिग फिश भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अप टू दी मार्क। ये नहीं बोलते अप टू दी मार्क, यानी कि अगर कोई चीज अपने स्टैंडर्ड के ऊपर पूरी खरी उतरती है तो उसे हम बोलते हैं अप टू दी मार्क। क्या बोलते हैं भाई? अप टू दी मार्क। तो अप टू दी मार्क का जो आपका हो जाएगा अप टू दी स्टैंडर्ड, अप टू दी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, जो चीज की जरूरत है उसी स्टैंडर्ड की भाई। ठीक है भाई, तो ये आपके इंग्लिश के 5 क्वेश्चन हुए। इसी के साथ आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि क्लासेज के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। क्लासेज के नोट्स लेना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है,
ओनली 79 में आपको 10 से 12 पीडीएफ वो मिल जाएंगी। इसलिए लगातार क्लासेज से आप जुड़े रहें और इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें भाई। ठीक है भाई, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास नंबर 22 में। तब तक के लिए धन्यवाद।